हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6। प्रैक्टिस सेट 2.6 का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। कासम एक छोटा बिजनेस करता है अर्थन पॉट बनाने का। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट ऑन अ डेली बेसिस। वो डेली बेसिस पर कुछ पॉट बनाता है। अब कितने पॉट बनाता है नहीं मालूम, सर्टेन पॉट्स बनाता है डेली बेसिस पर। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट को बनाने का खर्चा। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना, इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स he made in 1 day। ये है प्रोडक्शन कॉस्ट। एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना बोला है, एक पॉट को बनाने का खर्चा बोला है ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट he make in 1 day। ठीक है, आगे। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज ₹600, सारे पॉट को बनाने का खर्चा कितना है 600। सारे पॉट को, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज ₹600, पर डे में वो जितने भी पॉट बनाता है उन सारे पॉट को बनाने का खर्चा, टोटल खर्चा कितना है ₹600। ये है हमारा कंडीशन। इस कंडीशन से हमारा इक्वेशन बनेगा। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट को बनाने का खर्चा फाइंड करना है, एंड द नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स पर डे, और वो एक दिन में कितना पॉट बनाता है ये अपने को फाइंड करना है। दो चीज फाइंड करनी है कि एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना है, और दूसरा कि वो एक दिन में कितना पॉट बनाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितने होते हैं, सिर्फ एक होते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। Let number of pots Kasam makes per day be X। मान लेते हैं कासम जो है वो एक दिन में X पॉट बनाता है। ठीक है, अब यहां पे लिखता हूं therefore प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। अब एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना होगा वो यहां पर दिया है, ₹40 मोर। 40 मोर, मोर के लिए साइन कौन सी आएगी, प्लस। देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स के लिए साइन कौन सी आएगी, मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ पॉट, टोटल नंबर ऑफ पॉट वन डे में वो कितने बना रहा है, x इज इक्वल टू ₹10 इंटू x, 10x प्लस 40। ये है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, यानी एक पॉट को बनाने का खर्चा। क्लियर है। अब आगे, as per the given condition, कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दिन में वो जितने भी पॉट बनाता हो उन सारे पॉट को बनाने का खर्चा कितना है, टोटल खर्चा कितना, 600। दिन में वो जितने भी पॉट बना रहा हो उन सारे पॉट को बनाने का टोटल खर्चा कितना दिया, 600। अब कैसा मिलेगा, कंडीशन कैसा बनेगा, टोटल कॉस्ट कितना है 600। वो दिन में कितने पॉट बना रहा है, x। एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना है, 10x प्लस 40, यानी x मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस 40। ठीक है, दिन में वो कितने पॉट बना रहा है, x। एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना, 10x प्लस 40। अब मिसाल के तौर पर अगर एक पेन 5 रुपए की है
तो 10 पेन कितने रुपए की हो गई? 50 रुपए की। तो तुमने क्या किया? 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया। दिन में वो इतने पॉट बना रहा है, एक पॉट बनाने को खर्चा इतना आ रहा है, तो अब टोटल खर्चा अगर अपने को निकालना है तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। टोटल खर्चा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। अब देखो इससे इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर 10x into x ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40 into x 40x। अब ये 600 उधर राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो तो आएगा माइनस पे, इक्वल के राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा? 0। अब एक बात बताओ, इन सब में छोटा नंबर कौन सा है? 10 है। 10 के टेबल में 10 आता है? आता है। 10 के टेबल में 40 आता है? आता है। 10 के टेबल में 600 आता है? आता है। मतलब ये इक्वेशन बनेगा सिंपल। कैसे बनेगा सिंपल? पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? 10 से। अब यहां पे लिखता हूं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10। पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 10 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, फिर प्लस 10 को 40 से डिवाइड करूंगा तो 10 4 जा 40, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस 10 को 600 से डिवाइड करूंगा तो 10 60 जा 600, तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अपने को अच्छे से पता है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसा इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब यहां पर a और c को मल्टीप्लाई करो तो a1 है, c 60 है, तो 60 आ गया। फिर तुम 60 का क्या निकालोगे? फैक्टर। कितने फैक्टर चाहिए? 2। तो 10 6 आता है 60। हां सर, 10 6 60 आता है। अब ये दो फैक्टर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। देखो बीच वाला टर्म आता है क्या? तो क्या करेंगे? 10 और 6 को सर माइनस करेंगे, तो बीच वाला टर्म आ रहा है। अब लिख दो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस बीच वाले टर्म की जगह पर ये दो फैक्टर आएगा 10x 6x फिर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सी? तो प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? ग्रुप। दो ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप का कॉमन टर्म क्या है? पहले ग्रुप का कॉमन टर्म x है, अनकॉमन टर्म क्या है? x प्लस 10। ठीक, दूसरा ब्रैकेट भी डालेंगे और सेम लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी है? माइनस। अब दूसरे ग्रुप में कॉमन टर्म क्या है? 6। ठीक है, अब x प्लस 10 दो बार है तो एक बार लिख दो, x प्लस 10 इज इक्वल टू, या फिर ऐसा लिखो x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के लिए है, therefore x plus 10 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0। अब x की दो वैल्यू मिलेगी, therefore x is equal to minus 10 और x is equal to 6, दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, इसमें x की कौन सी वैल्यू काम की नहीं है? नेगेटिव वैल्यू कभी काम की नहीं होती। x तुमने क्या लिया? नंबर ऑफ पॉट। नंबर ऑफ पॉट कभी नेगेटिव होगा? नहीं। तो अब यहां पर लिखकर बताना पड़ेगा तुम लोगों को। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 और यहां पे रीजन क्या दोगे? नंबर ऑफ पॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी x की वैल्यू कौन सी काम की है? 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। फिर यहां पे लिखोगे, तुम्हें क्या चीज फाइंड करनी थी? नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स पर डे। फिर यहां पे लिख दो देयरफॉर कासम मेक्स 6 पॉट्स इन 1 डे। एक दिन में कासम कितने पॉट बनाता है? 6 पॉट्स बनाना है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज क्या फाइंड करनी थी? द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट को बनाने का खर्चा, तो वो भी फाइंड करते हैं। देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू, यहां पर तुमने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट क्या लिया? 10 इंटू x, x की वैल्यू 6 प्लस 40
तो ये हो गया 60 प्लस 40 इज इक्वल टू ₹100, यानी एक पॉट को बनाने का खर्चा कितना रुपया आया? 100 रुपीज। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कासम नाम का एक बंदा है जो एक छोटा बिजनेस करता है अर्तन पॉट बनाने का। वो दिन में कुछ पॉट बनाता है। कितने पॉट बनाता है ये नहीं मालूम। एक पॉट को बनाने का खर्चा इतना है। दिन में वो जितने भी पॉट बनाता है उन सारे पॉट को बनाने का टोटल खर्चा इतना 600 रुपया। तुमको फाइंड क्या करना था? एक पॉट को बनाने का खर्चा फाइंड करना था और वो दिन में कितने पॉट बनाता है वो फाइंड करना था। तो तुमने यहां पर लिया कि सपोज करते हैं कि दिन में वो x पॉट बनाता है, फिर नीचे तुमने उस एक पॉट को बनाने का खर्चा भी लिया इसके मुताबिक, और फिर ये तुम्हारी कंडीशन थी। कंडीशन से इक्वेशन बना, इक्वेशन से x की दो वैल्यू मिली, नेगेटिव काम की नहीं आई, पॉजिटिव काम की आई, और उससे दोनों भी आंसर अपने को मिल गए। आप लोग चाहो तो ये वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रतीक ट्रैवल बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। प्रतीक ने बोट से ट्रैवल किया 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर, यानी पहला वो डाउनस्ट्रीम गया और वापस से वो अपस्ट्रीम आया, और डाउनस्ट्रीम जाने से लेकर अपस्ट्रीम तक वापस अपनी जगह पर आने तक टोटल टाइम उसने कितना लिया? 8 आवर। अब यहां पर मैं डॉट बनाता हूं। मान लो ये पॉइंट है A, यहां पर प्रतीक है, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम है। कितना किलोमीटर है? 36। कितना किलोमीटर है? 36। और बैक इन 8 आवर, मतलब इधर आने के बाद फिर से वो वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया, तो ये क्या हो गया? अपस्ट्रीम। तो ये भी डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। प्रतीक ने बोट से ट्रैवल किया, पहला वो डाउनस्ट्रीम गया, कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर, और फिर वापस से वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गया, ठीक है। कितने घंटे में? 8 आवर्स में। कितने घंटे में? 8 आवर्स। यानी टोटल टाइम जो लिया गया है ये पूरा का, ये पूरे इसका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 आवर। यानी डाउनस्ट्रीम पे गया फिर अपस्ट्रीम पर वापस आया, तो टोटल टाइम जो प्रतीक ने लिया बोट से ट्रैवल करने में वो कितना लिया? 8 आवर। अब तुम बोलोगे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम मतलब जब बोट लहर के साथ चलती है, लहर जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी जा रही है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और लहर के अगेंस्ट डायरेक्शन में जब बोट ट्रैवल करती है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर बोट लहर के साथ ट्रैवल कर रही है, यानी जिस डायरेक्शन में लहर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बोट भी ट्रैवल कर रहा है, तो वो हो गया डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और लहर के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट ट्रैवल कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। समझ में आ गई बात? ठीक। अब आगे, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। यहां पर बोट का स्पीड तुमको दिया कि बोट का स्पीड कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड कितना दिया है? 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। वाटर करंट यानी पानी के लहरों का स्पीड कितना है? लहर की स्पीड क्या है? वाटर करंट यानी लहर की स्पीड क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों? यहां पर ये फॉर्मूले काम आएंगे। स्पीड, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का प्रॉब्लम है, इसलिए यहां पर मैंने ये फॉर्मूला लिखकर रखा है, ठीक है। अब यहां पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, ये फाइंड करना था, bx किलोमीटर
पर आवर। स्पीड का यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी बोट का स्पीड का यूनिट क्या लिया था? किलोमीटर पर आवर। इसलिए वाटर करंट के भी स्पीड का यूनिट मैंने क्या लिया? किलोमीटर पर आवर। फिर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है? इज 12 किलोमीटर पर आवर। यहां पे लिखता हूं गिवन। ये पानी की लहर का स्पीड है x, ये बोट का स्पीड है 12। अब बोट पहला जो गया डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम में बोट का क्या स्पीड होगा वो फाइंड करते हैं। Therefore, speed of the boat downstream में बोट का स्पीड क्या होगा? देखना, डाउनस्ट्रीम मतलब बोट का डायरेक्शन और लहर का डायरेक्शन दोनों सेम हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में लहर बह रही है उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रहा है। तो अब क्या होगा? लहर की अपनी स्पीड, बोट की अपनी स्पीड, तो बोट की स्पीड ज्यादा होगी ना। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो दोनों की स्पीड को क्या करेंगे अपन? प्लस, यानी 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये होगा बोट का स्पीड जब वो कहां पर जा रहा है? डाउनस्ट्रीम में। अब यहां पे लिखता हूं स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। अब अगर लहर के अगेंस्ट बोट चल रही है तो स्पीड बोट की ज्यादा होगी या कम होगी? ताकत ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? बहुत ज्यादा ताकत लगेगी और स्पीड कम होगी। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे? बोट की स्पीड को वाटर करंट की स्पीड से माइनस करेंगे, तो ये होगा बोट का स्पीड अपस्ट्रीम पर। याद रखना, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड वाटर करंट की स्पीड को क्या किया जाता है? ऐड। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड को वाटर करंट की स्पीड से लेस किया जाता है। लॉजिकल बात है ना। अगर लहर के साथ चल रही है बोट तो स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें लहर की भी स्पीड लग रही है और बोट की अपनी खुद की भी स्पीड है। और अगर लहर के अगेंस्ट चल रही है बोट तो स्पीड कैसी होगी? कम होगी। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अपने पास क्या है? देखो भाई, अपने पास डाउनस्ट्रीम का स्पीड आ गया, अपने पास अपस्ट्रीम का स्पीड आ गया, अपने पास डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है कितना है? 36 किलोमीटर। अपने पास अपस्ट्रीम का भी डिस्टेंस है कितना है? 36 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अपने पास टोटल टाइम है 8 आवर। अपने पास क्या नहीं है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम, तो वो पहला फाइंड करें। टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउनस्ट्रीम। क्या फाइंड कर रहे हो? टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 36 अपॉन स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम का? 12 प्लस 6 आवर। ये हो गया टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम। फॉर्मूला तो सेम आएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम का? 36 अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम पर स्पीड क्या है? 12 माइनस 6। ठीक है। अब अपने पास सब कुछ आ गया। अब यहां पर लिखता हूं एज पर द कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या था? क्या बोला है कि
बैक इन 8 आवर्स। टोटल टाइम कितना लिया उसने? टोटल टाइम टेकन बाय द बोट इज 8 आवर्स। टोटल टाइम कैसा मिलेगा? डाउनस्ट्रीम का टाइम और अपस्ट्रीम के टाइम को तुम क्या करोगे? प्लस करोगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं अब 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये हो गया टोटल टाइम टेकन। डाउनस्ट्रीम का टाइम और अपस्ट्रीम का टाइम प्लस करके कितना घंटा हो गया? 8 घंटा हुआ। पूरे सफर को कितना टाइम लिया प्रतीक ने ट्रैवल करने में? टोटल टाइम कितना लिया? 8 आवर्स। क्लियर? अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सी साइन है? प्लस की साइन है, तो पहले दोनों को क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 प्लस एक्स से, या 12 माइनस एक्स ले लो, जो भी लेना है वो ले लो। फिर कौन सी साइन है? प्लस की, और फिर 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 प्लस एक्स से, ठीक है। अपॉन में डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा, 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे इसको किस तरह सॉल्व करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। जगह कम है बोर्ड पर, इसलिए थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा, बट इतना ऐसा लिखूंगा कि आप लोगों को दिख जाए। अब आगे बच्चों, इसके आगे मैं कर रहा हूं, देखो ऊपर देखो 36 कॉमन हो गया, तो उसको कॉमन को लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ये 36 बाहर आ गया। फिर ब्रैकेट डालता हूं, अंदर क्या बचा? 12 माइनस एक्स, फिर प्लस 36 ऑलरेडी बाहर चला गया है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये डिवाइड में था, इधर गया राइट हैंड साइड पर, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो इधर लिखता हूं 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये 36 अपनी जगह पर है बच्चों, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस कट, 12 भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये हो गया 24, बरोबर? हाँ, इज इक्वल टू, ये है 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स। अब तुम बोलोगे सर ये 8 मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से इधर आ गया तो ये हो गया डिवाइड, बरोबर बच्चों? अब यहां पर देखो 8 1 जा 8, 3 जा 24, बरोबर ना? ठीक है। अब 30 ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन? मल्टीप्लाई। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 108 इज इक्वल टू। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो ध्यान दो, 12 सा 12 सा क्या होगा? 144 प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स इंटू एक्स, एक्स। क्लियर हो गया? अब आगे बच्चों ध्यान से देखो, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया, बरोबर? इक्वल के इस बार क्या बचा? 144। अब देयरफॉर की साइन आगे देखो बच्चों, अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर होगा, 144 भी अपनी जगह पर होगा। अब ये 108 प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 36। एक्स स्क्वायर कितना आया? 36। अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए तुम क्या लोगे? स्क्वायर रूट। यहां पे लिखता हूं मैं आगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट की कितनी साइन आती है? 2। अब रूट और स्क्वायर गया, रूट और स्क्वायर गया तो बचा x इक्वल, राइट हैंड साइड पर दो साइड डाल दो, दोनों भी डाल दो, प्लस माइनस। 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 6, यानी x की तुमको कितनी वैल्यू मिल गई? 2 वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू -6। प्लस की साइन नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। अच्छा, x तुमने क्या लिया है? x क्या सपोज किया था तुमने? x सपोज किया था वाटर करंट का स्पीड। अच्छा, स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, तो कौन सी वैल्यू काम की नहीं है? ये यहां पे लिखता हूं, therefore x is not equal to -6 because speed cannot be negative। तो x की कौन सी वैल्यू काम की आ गई? 6, therefore
x is equal to 6 statement, therefore speed of the water current is 6 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर करंट का स्पीड अपने को कितना मिला? 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगर तुमको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ में आ गया तो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इस सम को सॉल्व करते वक्त मैंने सबसे पहले तुम्हें डायग्राम बताया कि ये प्रतीक पॉइंट ए पर है, वो डाउनस्ट्रीम पर गया, कितना डिस्टेंस था? 36 किलोमीटर। फिर वापस वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो डाउन ओरिजिनल पॉइंट यानी पहले वो डाउनस्ट्रीम पर गया और फिर जब वो वापस अपने पोजीशन पर आया मतलब वो क्या हो गया? अपस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर है तो अपस्ट्रीम भी 36 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लिया है उसने? 8 आवर। तुम्हारे पास बोट का स्पीड दिया था, वाटर करंट का स्पीड तुमको फाइंड करना था, यानी पानी के लहरों का स्पीड तुमको फाइंड करना था, तो उसको तुमने x सपोज किया। और बच्चों याद रखना, डाउनस्ट्रीम में हम बोट की स्पीड को वाटर करंट की स्पीड से ऐड करते हैं, अपस्ट्रीम में हम बोट की स्पीड में से वाटर करंट की स्पीड को माइनस करते हैं। इस तरह करना था तुमको ये क्वेश्चन नंबर 7। अब आप लोग ये वीडियो को पॉज करके सब पूरा कॉपी कर सकते हो।